वेलकम बैक। बन्नू कैंट पर खारजियों के दहशत गर्द हमले की कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बना दी। मायूस हमलावरों ने बारूदी मवाद से भरी 2 गाड़ियां बैरूनी दीवार से टकरा दी। जवाबी कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत तमाम 16 दहशतगर्द मारे गए। 5 सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। खुदकुश हमले में 13 शहरी शहीद और 32 जख्मी हुए। खुदकश बमबार भी शामिल थे। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों ने बेमिसाल हिम्मत और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए हमलावर खारजियों को निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 5 बहादुर सिपाही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। खारजियों के खुदकश हमले में करीबी मस्जिद और एक सिविलियन रिहायशी इमारत को भी शदीद नुकसान हुआ, जिसके बाइस 13 मासूम शहरी शहीद और 32 जख्मी हो गए। ISPR का कहना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वहशियाना कार्रवाई में अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। बन्नू कैंट पर हमला अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के रहनुमाओं की हिदायत पर किया गया। पाकिस्तान अफगान उबूरी हुकूमत से तवक्को रखता है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगी और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए अपनी जमीन को इस्तेमाल होने से रोकेगी। पाकिस्तान सरहद पार खतरात के जवाब में जरूरी इकदाम करने का हक महफूज रखता है। सिक्योरिटी फोर्सेज हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों और मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज हर कीमत पर अपने मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। कराची में वज़ीर आला से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसमें हमने सोलर पार्क लगाने हैं, मुझे खुशी महसूस हो रही है आपको बताते हुए कि 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स हम लगाएंगे और इसके लिए जो बिजली का टैरिफ आया है वो 9 रुपये 80 पैसे 9 रुपये 80 पैसे का टैरिफ हमें मिला है। ये सबसे सस्ती बिजली इस वक्त, आप अगर वैसे तो 40-45 रुपये यूनिट की बिजली हम जो इम्पोर्टेड कोल से आ रही है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या LNG भी महंगी हो गई है उससे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 9 रुपये 80 पैसे पर यूनिट की बिजली होगी जो 270 मेगावाट के पावर प्लांट्स सोलर पार्क पे हम लगा रहे हैं। और इसका मकसद यही है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम 300 यूनिट तक के लोगों को मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। ये एक है कि हम वो बिजली पैदा करके वो हिट सूबाई हुकूमत लेगी, लेकिन हम लोगों तक वो मुफ्त बिजली मुहैया करेंगे। उसके साथ साथ सरकारी इमारतें, उनको ये मैंने कहा पहला पार्ट था इसका कि जी हम सोलर पार्क्स बड़े बनाएंगे। दूसरा पार्ट है कि सरकारी इमारतों, बिजली का बिल हमें बहुत देना पड़ता है, ये टैक्स पेयर का, ये आपका पैसा है। हम ये सरकारी इमारतों को सोलराइज करें और इस पे हम हमारे हर डिपार्टमेंट अपने अपने सोलर की स्कीम्स करता रहा है, लेकिन लार्ज स्केल पे एनर्जी डिपार्टमेंट ने 57 बिल्डिंग्स, और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इसमें सेंट्रल जेल कराची है तो मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी का जो ओझा कैंपस है वो है, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल से जिना अस्पताल में सोलराइजेशन है। तो बड़ी बड़ी इमारतों को हम सोलराइज कर रहे हैं। 57 हम कर चुके हैं, 310 बिल्डिंग्स में इस वक्त जारी है और ये भी पैसे बचेंगे ताकि हम इनको दूसरी जगह पे खर्च कर सकें। इसके साथ साथ 656 स्कूल हम सोलराइज कर रहे हैं अपनी ADP स्कीम्स के दरमियान के वसीले से, और 24 लाइब्रेरीज, 352 रूरल हेल्थ सेंटर। ये सारी सोलर के हवाले से हमारी इनिशिएटिव्स हैं जो शुरू हैं, काफ़ी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी चल रही हैं। और ये आज वाला जो प्रोग्राम है, जैसे मैंने बताया, 29 अगस्त 2024 को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसे शुरू किया था। आज हम कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में जो बेनिफिशरीज आए हुए उनको हम ये सोलर होम सिस्टम्स देंगे। 50,000 रुपये की मालियत है तकरीबन इसकी। और ये जैसे नासिर शाह साहब ने बताया कि बेनज़ीर, इधर बड़ी बातें हुई, इधर असल में वो जो हमारे अपोजिशन वाले हैं ना, उनको और कुछ तो मिलता नहीं है, तो वो फिर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा और इस पे काम चलाते हैं और खूब चलाते हैं। वैसे ये मानने की बात है, और ये आपको लोग भी शाबाश हो कि आप चलने देते हैं। ये इधर बैठे हैं हमारे मीडिया वाले, वो किसी ने चला दी, वो बड़ी फैली, मैं तो सर पकड़ के बैठ गया कि ये अपनी मर्जी से बंदर बांट कर रहे हैं। वो भाई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 21 से 50 तक के स्कोर के बेनिफिशरीज
وہ میں نے تو نہیں بنائے, یہ سارا ڈاکیومنٹڈ ہے, ان کو دیے جا رہے ہیں یہ. اور 21 سے 50 اس لیے سلیکٹ کیے, جیسے بتایا, وائی ناٹ 0 to 20, یہ جو بالکل پورسٹ پور, اس لیے اس میں ضرورت تھی. بینک کے ساتھ جو ہماری معاہدہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی ان کی اپنی کنٹریبیوشن بھی بینیفیشری کی ہونی چاہیے تاکہ اس کو وہ سنبھال بھی کرے. تو انہوں نے کہا کہ جی 6,000 روپے ان کو دینے پڑیں گے. تو اس وجہ سے 21 سے 50 کیا کہ 0 to 20 والے شاید یہ 6,000 روپے افورڈ نہ کر سکیں. لیکن ان کے لیے اگلی اسکیم جو 3 لاکھ کی ہم حکومت سندھ کی طرف سے کر رہے ہیں, اس میں انشاءاللہ ان کو 16 ہوم کٹس دی جائیں گی. تو 6,000 روپے انہوں نے دینے. یہ ٹوٹل اسکیم تقریباً 10 ارب روپے کی ہے. بہت سمپل ہے, 2 لاکھ دے رہے ہیں, جس میں 20% دیں گے بینیفیشریز اور 80% گورنمنٹ, 80% گورنمنٹ دے رہی ہے. اس کے 80 بھی نہیں, 12% دے رہے ہیں بینیفیشریز, باقی ہم دیں گے. ٹوٹل 10 ارب روپے کی یہ اسکیم ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ اگلے ناصر صاحب 1.5 سے 2 مہینے میں ساری کمپلیٹ یہ شروع ہو گیا. ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے اگلے رمضان شریف اور اس کے اگلے مہینے میں انشاءاللہ شوال کے مہینے میں یہ ساری ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گی ہماری 2 لاکھ. اور اس کے بعد جو اگلا ہمارا ہے اس کی بھی پروکیورمنٹ کیبنٹ نے بھی اجازت دے دی ہے اس کی, اور وہ پروکیورمنٹ چل رہی ہے. اس لیے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں اور حکومت سندھ کو 2 چیزوں کی ہدایت کی ہے. ان اگلے 5 سالوں میں, سال گزر گیا ہے, انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم آپ سے سال کی جو کارکردگی ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. اگلے 4 سالوں میں یعنی 5 سال ملا کے انہوں نے کہا 2 چیزوں پہ میں نے فوکس کرنا ہے. ایک بجلی, سستی بجلی, اور دوسرا پینے کا صاف پانی. تو ان دونوں انیشیٹوز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں جو بینیفیشریز ہیں ان کو یہ ملیں گے, اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پروگرام ہے کہ ہم نے سستی بجلی اور 300 یونٹ تک مفت بجلی, وہ ہمارا بالکل انشاءاللہ تعالیٰ پورا عزم ہے کہ ہم اس ٹینیور میں اپنے اس وعدے کو پورا کریں گے. میں انرجی ڈپارٹمنٹ کا شکر گزار ہوں جس تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینیفیسٹو کو اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایات پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے اپنے اس مشن میں کہ ہم اس صوبے کے لوگوں کو سستی بجلی اور جو غریب سے غریب تر لوگ ہیں ان کو مفت بجلی فراہم کر سکے. اس لیے کہ اب بجلی ایک ضرورت بن گئی ہے, یہ کوئی عیش و آرام نہیں ہے. بجلی کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. میں اس وقت خاص طور پہ یہ موقع ہے تو اب مجھے پتہ ہے کہ میرے میڈیا کے تھرو یہ بات ہر جگہ پہنچے گی. وفاقی حکومت سے پرزور التجا کرتا ہوں کہ خاص طور پہ اس رمضان شریف کے مہینے میں لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں, لوڈ شیڈنگ نہ کریں. گیس کا جو ایک میجر پرابلم ہو گیا ہے, باتیں ہم بہت کرتے ہیں لیکن گیس انشور کریں. اور خاص طور پہ صوبہ سندھ میں اس وجہ سے نہیں کہ صوبہ سندھ کے لوگ کوئی الگ ہیں, لیکن ہمیں آئینی تحفظ یہ حاصل ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کے لوگوں کا پہلا حق ہے. تو ان صوبے کے لوگوں کے لیے یہ گیس لوڈ شیڈنگ صوبہ سندھ میں ختم کریں. اس کے لیے میں پرزور التجا کرتا ہوں وفاق سے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. انشاءاللہ تعالی حکومت سندھ صدر آصف علی زرداری صاحب, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں آپ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گی. سندھ کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو ترجیح دی ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی سندھ کے لوگوں کی آواز بن کے نکلتی ہے, سندھ کے لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو اور چیئر پرسن ہماری شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ویژن ہے اس کو لیتے ہوئے صدر آصف علی زرداری, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رہبری میں ہم آگے بڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالی ایسے اور بہت مواقع آئیں گے, آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں گی.
آپ سب کا بہت بہت شکریہ. رمضان شریف میں آپ سب ادھر تشریف لائیں. انشاءاللہ میں صرف یہ کہوں گا کہ ڈسپلن سے جو بھی ڈسٹریبیوشن ابھی آپ دیکھیں, اگر میڈیا والے کچھ سوالات کرنا چاہتے تو اس کے بعد میں حاضر کروں گا. میں نہیں کرنا چاہتے, ابھی نہیں کروں گا, یہ ہو جائے اس کے بعد بیٹھ جائیں گے جب. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ سب کا, بہت شکریہ. چلے ایک اور نعرہ ہو جائے زوردار, جی بھٹو. بہت مہربانی. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سولر ہوم سسٹمز کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرے تھے. انہوں نے کہا کہ گیس بڑا ایشو بن چکا ہے, رمضان میں لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. ورلڈ بینک کے تعاون سے چلنے والا سولر توانائی کا منصوبہ اہم اقدام ہے. دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فارن ایکسچینج ریزروز پہ آتے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جس وقت ختم ہوئی, $20 ارب کے ریزروز آج 11 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں, اور اس پہ بھی زیادہ بینکوں سے انہوں نے روپے جو ہیں وہ خرید کے کنورٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ بھی بات ختم ہو گئی. اچھا, اور یہ میں آپ کو فیبری 2025 کی بتا رہا ہوں. چھوٹے صوبوں کے ساتھ ان کا کیا حال ہے؟ خیبر پختونخوا کا انہوں نے تقریباً 1200 ارب روپے سے بھی زیادہ ان کے واجبات بنتے ہیں, وہ دے نہیں رہے ہیں. ایکس فاٹا کی رقم نہیں دے رہے ہیں. ایکس فاٹا مرجر کے بعد انہوں نے ایک دھیلا نہیں دیا کے پی گورنمنٹ کو. آج حالات کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ, ان کا حق جو ہے وہ سلب انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ سندھ کی عوام کا دیکھیں, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا سیشن آج تک اس حکومت نے نہیں بلایا. آپ کا سی سی آئی کا اجلاس نہ بلا کے اور پھر کیا کریں کہ سندھ کی عوام کا جو پانی ہے, جو ان کا شہر کا پانی ہے, وہ کہتے ہیں ہم لوگ چولستان میں ڈال دیں گے. بھائی کس کی اجازت کے ساتھ؟ یہ آپ کی کوئی جاگیر ہے؟ آپ کہاں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں؟ اس وقت خواتین و حضرات آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردی کتنی تیزی سے اوپر چلی گئی ہے. بلوچستان میں بار ہم نے کہا ہے, بلوچستان کے 8 اضلاع سے زیادہ وہاں پہ اس وقت نہ سیکیورٹی فورسز نہ بلوچستان کے گورنمنٹ کا بندہ جا سکتا ہے. وہاں پہ روزانہ بم بلاسٹ, روڈز بلاک ہو رہی ہیں. آگے بڑھیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں پاکستان کا شکریہ ادا کیا. کہا کہ کابل ایئرپورٹ دھماکے میں ملوث دہشت گرد گرفتار ہو کر امریکہ پہنچنے والا ہے. دہشت گرد کی گرفتاری میں مدد کرنے پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. 3.5 سال پہلے کابل دھماکے میں 13 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے تھے. Half years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Not that they were withdrawing, it was the way they withdrew. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا بیان پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف ہے. خطے میں امن و استحکام کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے. کابل ایئرپورٹ پر حملے کے ماسٹر مائنڈ افغان شہری اور داعش کے سینئر کمانڈر محمد شریف اللہ کو بلوچستان میں پاک افغان بارڈر سے پکڑا گیا تھا. Afghanistan, what a horrible day. Such incompetence was shown. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کانگریس سے پہلا خطاب. داعش کمانڈر کی گرفتاری کا انکشاف. دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائیوں پر حکومت پاکستان سے اظہار تشکر. And I want to thank
thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ कर लिया। I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा अहम किरदार अदा किया। हमारे 80,000 से ज्यादा बहादुर फौजियों और शहरियों ने जानें कुर्बान की। हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम हैं। दहशतगर्दों को किसी मुल्क के खिलाफ महफूज पनाहगाहों की फराहमी रोकने पर यकीन रखते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हमारी क़यादत और अवाम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका से करीबी शराकतदारी जारी रखेंगे। I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. पाकिस्तान ने अमरीकी CIA की दी गई मालूमात की बुनियाद पर अफगान शहरी और सीनियर दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को पाक अफगान सरहद से गिरफ्तार किया। दाइश कमांडर को पाकिस्तानी इदारों ने स्पेशल ऑपरेशन में हिरासत में लिया। शरीफुल्लाह उर्फ जाफर 26 अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। काबुल एयरपोर्ट पर हमले में 13 अमरीकी फौजियों के साथ 170 अफगान शहरी मारे गए थे। दाइश कमांडर मोहम्मद शरीफुल्लाह हाई वैल्यू टारगेट था। सीनियर दाइश कमांडर की गिरफ्तारी पाकिस्तान और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन का मजहर है। I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। महकमा एक्साइज सिंध का ऑर्गेनाइज मंशियात के कारोबार की तहकीकात का फैसला। सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने तहकीकात का हुक्म दिया। मुकेश चावला ने कहा कि महकमा एक्साइज सिंध की 5 रुकनी कमेटी अरमगान के मंशियात कारोबार की तहकीकात करेगी। अरमगान समेत दीगर नौजवानों के मंशियात के कारोबार की भी तहकीकात होंगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस FIA की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम मुलजिम अरमगान के घर पहुंची है। घर से मजीद 18 लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त खयाबान मोमिन डिफेंस में अरमगान के घर के बाहर मौजूद हूँ, जो मुस्तफ़ा आमिर केस का मरकज़ी किरदार है। जब AVCC की जानिब मार कार्रवाई की गई थी तो तकरीबन 62 से ज़्यादा यहाँ पर लैपटॉप मिले थे और दीगर डिवाइसेस मिली थी, जिसमें एक जानिब तो कत्ल का केस था, लेकिन उसके बाद फिर उन लैपटॉप्स में डाटा देखकर फिर ये फैसला किया गया था कि अब इसकी तहकीकात बाकायदा FIA को दी जाएँ। और अब FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की टीम यहाँ पहुँची है और अंदर इस वक्त भी टीम के अरकान मौजूद हैं। पुलिस हुकाम उनके हमरा हैं। गिजरी थाने के अंदर जो टीम है उनकी जानिब से जो बेश कीमत एक गाड़ी है ऑडी गाड़ी, उसको भी लिफ्ट करके ट्रक के ऊपर रख दिया गया है और बताया जा रहा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से ही ये गाड़ी खरीदी गई थी। इसके अलावा मजीद अब इस केस में पेशरफ ये बताई जा रही है कि जो अंदर जो टीम पहुंची है उनको 18 लैपटॉप और कुछ और डिवाइसेस भी मिली हैं। तो इस तरह अगर आप इसका मजमुआ करें तो तकरीबन 62 लैपटॉप पहले मिले थे और 18 अभी मिले, तो उनकी तादाद फिर तकरीबन 80 के करीब पहुंच गई है। और टीम का ये भी कहना है कि ये शुबा यही है कि गाड़ी और दीगर तमाम चीज़ें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से खरीदी गई। 2 रोज़ के बाद यही टीम अरमगान से मिलेगी और उस पर मजीद कानूनी कार्रवाई करेगी, उससे सवाल जवाब करेगी और तफ्तीश का मुकम्मल आगाज करेगी। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। पेशावर के वर्सिक रोड पर मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके सरकारी अफसर को शहीद कर दिया। पुलिस का कहना है कि सरकारी अफसर घर से ड्यूटी के लिए रवाना हुआ था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाक़े की मसम्मत की। शहीद इंस्पेक्टर शाहिद अनवर को खराज अक़ीदत पेश किया और अहले खाना से ताज़ियत की। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंस्पेक्टर शाहिद अनवर ने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहादत का बुलंद रुतबा पाया। उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। जब हमारी हुकूमत की दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था, बानी की हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद निगरां हुकूमत के दौर में ये हालात शुरू हो गए थे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं दहशतगर्द बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं। ये तो एक बुज़दिलाना हमले कर रहे हैं, दहशतगर्द हैं, हमले कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ हम मुकाबला भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इसकी रोकथाम की जाए। दहशतगर्दों से तो मुकाबला इंसान कर सकता है, क्योंकि ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं। तो इंशाल्लाह मुकाबला कर रही है, हमारी फौज भी कर रही है, हमारी पुलिस भी कर रही है, अवाम भी कर रही है। और हमारा इंशाल्लाह अज़म है कि हम करते रहेंगे जब तक ख़त्म नहीं करते दहशतगर्दी को। जब हमारी हुकूमत थी दहशतगर्दी में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए हटाया गया
उसके बाद से इंटरिम गवर्नमेंट से ये हालात शुरू हो गए थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं फजल रहमान की सरबराही में इत्तेहाद का इंसार PTI के रवैये पर होगा। PTI की संजीदगी और बाहर मौजूद क़यादत को इख्तियार मिलने तक इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। वो खुद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, पहले वो फैसला कर लें। तो अब यहाँ कोई जमीयत उलमा इस्लाम है या PTI है, बाकी तो छोटी छोटी जमातें हैं। PTI जब लीडरशिप की तरफ से जो बाहर है उनको बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, उस वक्त तक PTI में यकजहती नहीं आएगी तो फिर अपोजिशन कैसे। PTI सबसे पहले यकसू हो जाए, उनकी क़यादत एक फैसला कर ले कि अभी हमें मैदान में उतरना है, तो उसके बाद फिर बाकी जमातें में उनको भी एतमाद आ सकता है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर वो शुतुर बेमहार है, कभी ऐसे बोलता रहता है, वरना अभी जो हमने सीज फायर किया है, हमें कारकुन कहते भी हैं कि यार PTI से इतना इख्तिलाफ था और अब आप, हमने कहा कि हम तो हुकूमत के साथ भी लड़े, अपोजिशन के साथ भी लड़े, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर इन मसाइल को संजीदा लेते हैं, मुश्तरकात में हम एक दूसरे के साथ चलने को तैयार है। अपोजिशन के लोग ये भी कहते हैं कि 26वीं तरमीम गलती थी, JUI को नहीं साथ देना चाहिए था। PTI के साथ मीटिंग हुई बाकायदा, मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके सामने ये सारी बातें रखी और उनको कहा कि किसी भी नुक्ते पे अगर आपको एतराज है तो अब भी बताओ, वक्त है, हम उनसे बात कर सकते। उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज नहीं। अब मुझे नहीं मालूम कि अब किसके कहने पर ये कह रहे हैं कि जी 26वीं तरमीम खत्म करो। इस तरह जब आप एक कदम आगे रखते फिर पीछे मुड़ते हैं, तो फिर ये सियासी इत्तेहादियों में फिर दूसरी जमातें में अगर आपके साथ मिलना चाहे तो वो कहेंगे कि ये फिर शायद चलने वाली बात न हो। इनके अंदर जो खिचड़ी पक रही है उसका हमें पता नहीं चल रहा कि वो कैसे, जैसे वो आपका चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा, उसका रास्ता कुछ अलग ही है, कुछ दूसरे हजरात है, वो कुछ और होते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की वकला लीडरशिप बुनियादी तौर पर फ्रॉडी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सलमान अकरम राजा, शेख वकास, शिबली फराज और रऊफ हसन ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट से पार्टी का कब्जा छुड़ाया जाए। पॉलिसी में शाह महमूद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोगों को शामिल किया जाए। आज तक कितने फैसले हुए, किसी में मिलिट्री कोर्ट पर क्लैरिटी नहीं है। पहले मिलिट्री कोर्ट को जुडिशरी तस्लीम करे, पहले तस्लीम करें, फिर मिलिट्री कोर्ट को अदलिया से अलग करने की बात करें। आर्म्ड फोर्सेस अदलिया का हिस्सा नहीं, किसी अदालती फैसले में डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है कि मिलिट्री कोर्ट जुडिशरी है। आज तक कितने फैसले हुए, किसी में मिलिट्री कोर्ट पर क्लैरिटी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। सेक्शन 2D में मिलिट्री कोर्ट नहीं लिखा गया। सेक्शन 2D में लिखा है जुर्म पर ट्रायल होगा, ये नहीं लिखा कि ट्रायल का फोरम कौन सा होगा। शवाहिद हों तो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें भी सजाएं दें। बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो करेंसी पर वजारत खजाना का मुशीर तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद जानेंगे। शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, अपडेट कीजिएगा। जी, बिलाल बिन साकिब को जो है क्रिप्टो करेंसी का मुशीर बनाया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एडवाइस करेंगे और जो इस वक्त हुकूमत क्रिप्टो काउंसिल बना रही है उसके अंदर जो है वो मामलत फराहम करेंगे। बिलाल बिन साकिब जो है वो एक तजर्बा रखते हैं और यूके के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है वो असिस्टेंस फराहम करते रहे हैं। अब ये पाकिस्तान में खिदमत फराहम करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध फूड अथॉरिटी ने टंडो मोहम्मद खान में ऑयल डिपो पर छापा मारकर 4000 लीटर गैर मयारी खुर्दनी तेल बरामद कर लिया। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। जी बिल्कुल, सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद जोन और डिप्टी कमिश्नर टंडो मोहम्मद खान ने यह कार्रवाई की थी। इतना मिली थी कि मुझे तेल फरोख्त किया जा रहा है। एलडीपी पर छापा मारा तो 4000 लीटर के करीब वहाँ पे खुला तेल बरामद हुआ। जो तेल ड्रमों में था तकरीबन 300 लीटर उसको फौरी तौर पर दाया कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शाहदेव शेख का कहना था कि बकिया जो तेल है उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराया जाएगा। जो टैंकी में वो भारी मिकदार में तकरीबन 3,500 लीटर के करीब है। लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद रिपोर्ट आने के बाद इसका भी फैसला किया जाएगा।
مجھے صحت ہوا تو اس کو بھی ضائع کر دیا جائے گا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہاؤسنگ فوڈ اتھارٹی کا کہ ضلع میں کسی قسم کی بھی ملاوٹ شدہ اشیاء فروخت کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کامران اکمل کی دورہ نیوزی لینڈ کے لیے منتخب ہونے والی ٹیم پر تنقید. کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنا بہت آسان بنا دیا، بند کمروں میں بیٹھ کر ٹیمیں بناتے ہیں. صحیح بنا لے. جو ٹیم اناؤنس کی ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ گراؤنڈ میں جا کے انہوں نے لڑکوں کو دیکھا ٹیم بنائی؟ وہی ہے نا، بند کمروں میں ٹیم بنا کے اناؤنس کر دی ہے. گراؤنڈ میں گئے ہوتے تو ٹیم اس سے اور بہتر بننی تھی. جتنے سلیکٹر ہیں ان کے آگے ایسے پیپر بنا کے پھینک دیتے ہیں. ہاں جی ہاتھ کھڑا کر دے کس کون کون ایگری کر رہا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہے وہ ٹیم اناؤنس کر دیتے ہیں. کوئی ویلیو نہیں ہے انٹرنیشنل کرکٹ کی، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کرائٹیریا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. پرفارمنس میرٹ بہت سارے ہیں. مجھے بتائیں کون ڈومیسٹک کھیلا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے اسامہ میر کا ہے. اسامہ میر کا ہے. پاکستان کی طرف سے 100 اس لیے نہیں ہوا کہ قذافی میں میچ نہیں ہوا نا. پاکستان کراچی میں مشکل پچ پہ کھیلے، پنڈی میں بارش ہو گئی اور دبئی میں مشکل تھی. سب سے آسان پچ تھی قذافی کی. یہاں پہ بھی کھیلتے، یہاں پہ بھی 100 نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.